आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के 5 अप्रैल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और के साथ साथ पास में वीडियो में एक लाइक बटन भी होता है, उसको भी कर दिया करें। और अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण बैच है, इस बैच को ले सकते हैं आप लोग। इस बैच से आप लोग कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस बैच का लिंक आप लोगों को स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के नाम से सर्च करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे। और अगर आप आईओएस यूज़र हैं तो आप लोग एप्पल आईओएस आई स्टोर के ऊपर जाके सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन सर्च करिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हरियाणा जीके की बुक के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप इस किताब को ले सकते हो। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि मिशन हरियाणा 2047 का टारगेट क्या है। तो इसका टारगेट है कि हरियाणा की जीएसडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना, इसका सीधा टारगेट था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी वाला बिल्कुल ठीक था। आज का पहला करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हरियाणा में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को किस नियम के तहत एक अतिरिक्त विषय पढ़ना अनिवार्य किया गया है। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट न्यू रूल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर क्लास 9 स्टूडेंट इन हरियाणा रिगार्डिंग एन एडिशनल सब्जेक्ट। तो एक नया सब्जेक्ट, देखो इंग्लिश तो कंपलसरी है ही है, के साथ साथ हिंदी भी कंपलसरी है ही है, के साथ साथ एक नया सब्जेक्ट जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों को, एक संस्कृत का, एक उर्दू का और एक पंजाबी का। तो इसका ठीक आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में से एक भाषा पढ़नी होगी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोग त्रिभाषा फॉर्मूले के रूप में ही जान रहे हो, त्रिभाषा सूत्र लागू के नाम से जान रहे हैं हम लोग इसको। और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, हरियाणा राज्य भारत में पहला राज्य है जो इसको लागू कर रहा है। 9th और 10th क्लास में कुल अब 7 विषय होंगे, अब 6 की बजाय 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और इसमें जो तीसरी जो एक लैंग्वेज है, या कह सकते हो तीसरा जो सब्जेक्ट है एक नया, हिंदी इंग्लिश के अलावा, वो हो संस्कृत, उर्दू और पंजाबी में से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो 6 तो अनिवार्य है ही है, जिसमें से 5 तो मुख्य हो गए, प्लस में एक तृतीय भाषा, और एक सब्जेक्ट जो है ना आपका वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो टोटल करके 7 सब्जेक्ट हो गए, 5 कोर प्लस में 1/3 लैंग्वेज और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐसे करके टोटल 7 सब्जेक्ट हो गए हैं ये। तो नए विषय प्रणाली के अनुसार परीक्षा के अंदर पासिंग क्राइटेरिया है, वो भी नए सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। ये हरियाणा बोर्ड के द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा के सभी स्कूलों के लिए या हरियाणा के सभी सचिव के लिए जारी कर दिया गया है। इसी सेशन से ही, ये सेशन में जो है ना आपका इस बार अप्लाई होने वाला है। इंस्ट्रक्शन दे दी गई है राज्य के सरकारी और जितने भी आपके गैर राजकीय विद्यालय, मतलब प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, इन सभी के अंदर ही जो है ना ये वाला सिस्टम इस बार के लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पे पड़ता है सर? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ना ये भिवानी के अंदर है। पहले कहाँ पे था सर? ये पहले चंडीगढ़ के अंदर था, अब वर्तमान में जो है कहाँ पे सर? अब वर्तमान में भिवानी के अंदर स्थित है ये। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में कितने नए संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मंजूरी दी गई है? संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मंजूरी दी गई है। देखो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी 1-2 सवाल हरियाणा के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं आपके। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ठीक आंसर रहेगा वो है 25। अब आप में से यहाँ से एक सवाल ये आ सकता है कि हरियाणा के अंदर ना पहले संस्कृति मॉडल स्कूल है वो कितने थे, और अब हरियाणा में टोटल कितने हो गए हैं इनके जुड़ने के बाद में। तो पहले हरियाणा के अंदर, पहले तो आप लोग इसको समझो कि 17 मार्च को जो बजट भाषण था ना उसमें घोषणा की गई थी, और इसको इस घोषणा के साथ में टोटल 16 दिनों में जो है ना इस नियम को लागू कर दिया गया है। हरियाणा के द्वारा जो है ना 25 नए स्कूलों की स्थापना का आदेश दिया गया था। इसमें से टोटल हरियाणा में अब 193 तो चल रहे हैं, और टोटल नए जुड़ गए तो कितने हो गए? 218 हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोटल 218 हो चुके हैं ये। मौजूदा सरकारी स्कूल इससे अपग्रेड होंगे। संस्कृति मॉडल स्कूल का मतलब ये समझो कि स्कूल तो सरकारी है, फीस भी सरकारी होगी, लेकिन फैसिलिटी आपको प्राइवेट जैसी मिलेगी। तो पहले से मौजूदा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को ही सीनियर संस्कृति मॉडल स्कूल है इसके रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
ये स्कूल अब हरियाणा बोर्ड की बजाय किस पे बेस्ड होंगे, सीबीएसई से रिलेट करते हुए होंगे। क्लास 6 से 12 तक की इनमें पढ़ाई की जा सकेगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जा सकेगी। और इसमें आर्ट्स होंगे, कॉमर्स होगी और साइंस है, तीनों ही इसके अंदर स्ट्रीम होने वाली है। लैब स्कूलों में मिलेगी, कंप्यूटर है, हाईटेक इक्विपमेंट मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट स्कूलों में जैसे होता है वैसा ही हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। के साथ साथ जो यहाँ पे टीचर है, खैर सरकारी स्कूलों के टीचर की तो बात ही निराली है, वाकई ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले तो बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज होती है और मतलब जैसे टीजीटी पीजीटी एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम को क्रॉस करके अपने सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तह तक नॉलेज रख के वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो तो बात पहले से ही निराली है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू था वो अभी धीरे धीरे दूर हो रहा है। कौन कौन से इलाके में सर खुलने वाले हैं ये, पिंजौर, बिलासपुर, पिहोवा, गुहला चिका, कलायत, सीवन, घरोंडा, सोनीपत, सफीदो, उचाना, नरवाना, भट्टूकला, रतिया, डबवाली, सिरसा, हिसार 11, लोहारू, सिवानी, बहादुरगढ़, मातन हिल, महेंद्रगढ़ और फिरोजपुर झिरका यहाँ पे खुलेंगे। इसके अलावा हर जिले के अंदर जो है ना खेल उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स है, उसको हर एक संस्कृति स्कूल मॉडल स्कूल के अंदर ये होगा। स्पोर्ट्स की तरफ भी खास ध्यान रहेगा। राई सोनीपत में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और भिवानी बोर्ड का सहयोग रहेगा यहाँ पे, और खेल और शिक्षा को दोनों को बराबर लेके चलने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की 66 ग्राम पंचायतों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्षय रोग यानी कि टीबी से मुक्त घोषित किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा करनाल। करनाल जिले की टोटल 66 ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्षय रोग यानी कि टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से मुक्त घोषित किया है। ये अभी हाल ही में जो जितने भी 6 प्रमुख मानदंड थे उन सभी पे कंप्लीट 6 की इंडिकेटर्स पे खरा उतरा है 66 की 66 ग्राम पंचायतें, जिसमें से मार्च 2025 में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा मूल्यांकन किया गया था। मान्यता प्राप्त पंचायतों को अतिरिक्त उपायुक्तों के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। पंचायतों को 1 साल तक शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है और 14 पंचायतों को दोबारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है। चांदी की महात्मा गांधी प्रतिमा के साथ साथ प्रमाण पत्र मिला है। 52 पंचायतों को पहली बार टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो कांस्य प्रतिमा के साथ साथ प्रमाण पत्र जो है ना उनको दिया गया है। बलगम की जांच की जाती है प्रति 1000 जनसंख्या पर कम से कम 30 सैंपल, और टीबी का प्रचलन जो है ना वो 1000 में से, देखो टीबी खत्म होने का मतलब ये होता है कि 1000 में से 1 से कम रोगी, ठीक है, और उपचार और सफलता कम से कम 85% आपका मिनिमम 85% सक्सेस रेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपका ट्रू नेट के प्रशिक्षण होते हैं या सीबी नाट जो होता है ना उसमें 60% मरीजों का टेस्टिंग है। इसके अलावा फाइनेंशियल एड जो निक्षय योजना चल रही है हरियाणा में एक, इसके चलते हुए 100% लाभार्थियों को वितरण किया गया है। पोषण किट है, सभी टीबी मरीजों को पोषण किट भी प्रदान की गई है। निक्षय योजना क्या है सर? यह योजना जो नागरिक या एनजीओ या कॉर्पोरेट या जनप्रतिनिधियों को टीबी रोगियों की मदद करने का मौका देती है। जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी ऑफिसर है, किसी टीबी रोगी को गोद लेता है, गोद लेने का मतलब वो इसके तहत टीबी मरीजों को मासिक पोषण किट देता है जिससे इलाज वगैरह उनके लिए आसान हो जाए। टीबी है सर, ये होता किस वजह से है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। एक बैक्टीरियल डिजीज है ये, और ये स्प्रेड होता है बेसिकली एयर टू एयर स्प्रेड हो सकता है, खासकर जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं ना। मैं हर बार कहता हूँ कि आप घर से बाहर जब भी निकलो, स्पेशली जहाँ आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, बस में अगर ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो मास्क अपने पास में ज़रूर रखो, ये आदत ही बना लो, ठीक है ना। मास्क आपके साथ में पॉकेट में होना ही चाहिए, ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे टाइप के डिजीज़ है, ऐसा जरूरी नहीं कि अकेला ही टीबी, तो आपको इन बहुत सारी डिजीज़ से बचाए रखने के रूप में काम करेगा वो। इसके लक्षण है लगातार खांसी आना, कभी कभी खून के साथ में सीने में दर्द होना, वजन कम हो जाना या बुखार और रात में पसीना आना, थकान होना, ये सब जो है ना यहाँ पे बेसिकली क्षय रोग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। राजस्थान सरकार ने हरियाणा से जुड़ने वाली कितनी अवैध सड़कों को बंद करने का आदेश दिया है अभी हाल ही में? टोटल 5 सड़कों को, जिसमें से नांगल राजस्थान से बसई हरियाणा, एक है छपरा राजस्थान से बसई हरियाणा, एक है विजासना राजस्थान से घाटा शमशाबाद हरियाणा का, इसके अलावा डहराली राजस्थान से बसई हरियाणा, एक डींग राजस्थान से पहाड़ी गाँव से फिरोजपुर झिरका हरियाणा। अब ये बंद करने की बात क्यों आई है सर? क्योंकि यहाँ पे ना इलीगल माइनिंग होती है, अवैध खनन होती है, इस करके 5 सड़कों को बंद करने की घोषणा की है अभी हाल ही में। मतलब खनन माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से यहाँ पे रास्ते बना रखे थे आने जाने के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, इन्होंने पत्र के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी है, और इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे आधारित है ये, जिससे क्या होता है कि हाई लेवल इंक्वायरी है वो स्टार्ट की गई है,
और बेसिकली क्या है कि बिना प्रशासनिक सहयोग के ये अवैध खनन संभव हो नहीं सकता है। तो इनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, अगर मिली भगत मिली तो। गिरफ्तारी और छापेमारी, 5 अवैध सड़कों पर कार्रवाई भी स्टार्ट की गई है, गिरफ्तारी भी की जा रही है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आंकड़े क्या कहते हैं सर अवैध खनन के, इलीगल माइनिंग के, तो कुल वाहन जब्त किए गए हैं 13,118, और तकरीबन हर रोज 7 के आसपास वाहन जब्त हो रहे हैं, और इनसे जुर्माना वसूला गया 185.81 करोड़ का। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा है ये आंकड़े, इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, पंचकुला और अंबाला के अंदर भी आंकड़े हैं। इससे क्या होता है कि अवैध खनन होता है ना, तो जो रेवेन्यू है वो भी कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि ये सरकार के अंडर तो चलती नहीं है। तो 2019-20 के जो है ना वो रेवेन्यू इतना घाटा था 20-21 का, फिर 21-22, 22-23 का 837.02 करोड़ का घाटा देखने को मिला है। वर्तमान में केवल 42 माइन ऐसी है जो चालू है, जिनको जबकि 7 लाइसेंस जो है ना उनको और कैंसिल कर दिया गया है सरकार के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, इसके तहत टोटल कलेक्शन 126.71 करोड़ का है, और टोटल स्पेंट हुआ है 80.63 करोड़ का। कुछ जिले जैसे पलवल, अंबाला, रेवाड़ी में एक भी पैसा जो है ना खर्च नहीं किया गया है। एनवायरमेंटल एक्शन भी होता है इन पे, क्योंकि अवैध खनन होती है तो ये पेड़ पौधे काटते हैं और इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी खराब होता है। तो वन विभाग ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ सरपंच है, अधिकारी है, इन्होंने खसरा नंबर में हेरफेर करके अवैध रस्तों का निर्माण कर दिया है। सरपंच पर 31 लाख और अधिकारियों पर 99 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे जुर्माना ना देने पर मामला कोर्ट में और फिर एनजीटी में जो है ना वो पहुंचा है इसके लिए। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2025 के नए शैक्षणिक सेशन में कितने परसेंटेज ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल में लाने का टारगेट किया है। तो 100% बच्चों को स्कूल में लाने का टारगेट किया है। शिक्षा विभाग ने नए सेशन से 34,000 ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापस लाने का टारगेट रखा है। एक प्रवेश उत्सव है, गांव शिक्षक गांव, वार्ड और मोहल्ले में जाकर ड्रॉप आउट बच्चों की खोज कर रही है। जनवरी में सर्वेक्षण हुआ था कि यहाँ पे बच्चे जो है ना स्कूल छोड़ देते हैं बीच में, ये ड्रॉप आउट होते हैं ये। तो जो प्रबंधन पोर्टल भी स्टार्ट किया गया है, और ये जो आपका प्रावधान पोर्टल है ना, प्रावधान पोर्टल है, इसके तहत ड्रॉप आउट बच्चों को लिस्ट जारी की गई है जिले वाइज। 15 अप्रैल तक इनकी लिस्ट या इनको कंप्लीट निदेशालय को जो है ना वो रिपोर्ट भेजनी होगी। 100% इस बार कवर करना है, जैसे स्पेशली गरीब बच्चे से ईंट भट्टे पे हैं, SC ST है, भिखारी है, अनाथ बच्चे हैं, उनको सब कुछ शामिल किया जाएगा इस बार, ठीक है। चलिए सर, अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार जायरोकॉप्टर के आयात की प्रक्रिया DGCA से अनुमति प्राप्त करके स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी एक इकाई जल्द ही स्टार्ट होने वाली है अपने हरियाणा के अंदर। जायरो बेसिकली ये होता क्या है, ये दिखने में इस टाइप का आपका ये क्वाडकॉप्टर टाइप का होता है, ये इस टाइप का, ठीक है ना। एयर टैक्सी के रूप में आमतौर पे काम आते हैं ये वाले। तो जायरोकॉप्टर जो ना आयात कर रही है, आर्मी है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, BSF, CRPF, पुलिस वगैरह है, इनके लिए उपलब्ध करवाया जाता है इसे। और उड़ान भरने के लिए केवल 100 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जो है ना एयर स्ट्रिप चाहिए होती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास, और उड़ान लगभग 100 से 150 मीटर की ऊंचाई पे, और कम से कम स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। रीफ्यूलिंग की रेंज है ये, मतलब उसके बाद फ्यूल डालना पड़ता है। फ्यूल इसमें पेट्रोल यूज होता है, और 1 घंटे में 15 लीटर का फ्यूल जो है ना ये लगभग खपत करता है। उड़ान के लिए जायरो ट्रेंड स्पोर्ट पायलट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। कम से कम 40 घंटे की उड़ान का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति लेना भी आवश्यक होता है इसके लिए। और वर्कशॉप और असेंबली क्या है, रायसीना गांव है, इसके पास 20 एकड़ ज़मीन पे वर्कशॉप बनाई जा रही है। मानेसर में एक असेंबलिंग यूनिट सेटअप की जा रही है। एक फ्रांस की कंपनी जो है ना उससे लाइसेंस प्राप्त किया गया है। इसकी कीमत कितनी होती है सर, जायरोकॉप्टर की कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है एक। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में जैसे ये मैंने कहा ना कि इनके क्या एयर टैक्सी के रूप में ज़्यादातर यूज़ होती है ये, आमतौर पर जैसे हिली स्टेशन होते हैं ना वहाँ पे, तो ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में पायलट प्रोजेक्ट पे इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। इसे वाणिज्यिक रूप से स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है DGCA, इसकी अनुमति की प्रक्रिया चल रही है। कर्नल है रिटायर्ड रामपाल सुहाग, वो कहते हैं देश जायरोकॉप्टर का हब बनेगा आने वाले टाइम पे, बहुत सारे जायरोकॉप्टर हो जाएंगे देश में। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको सेशन, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताना, और स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप बैच ले सकते हैं, कंप्यूटर का भी स्पेशल बैच ले सकते हैं। बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा पढ़ के आपको। हरियाणा GK का बैच है, उसमें अलग से संपूर्ण बैच लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे डियर।